हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। हम लोग सेशन चला रहे हैं जो कि आपके ALP CBT 2 में जो पार्ट बी होगी जो कि 75 नंबर का होगा, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। मतलब बस क्वालिफाई करना है, मगर वो क्वालिफाई इस तरीके से करना है कि आपकी प्रीवियस वाली CBT 1 की जो पार्ट ए जो होगा उसमें उसी आपसे मेरिट बनेगा, मगर उसका कोई मतलब नहीं है। तुम 100 में 100 कर दो जब तक कि इसमें तुम पास नहीं होगे। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये तुम समझ सकते हो, ठीक है। और BSPCL की वैकेंसी है, सही है, वैकेंसी ठीक ठाक है, अच्छे नंबरों से है, अच्छे नंबरों में है, तो थोड़ी जी जान लगा दो, हो जाएगा सबका, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। और बाबू सेशन पसंद आए या फिर क्वेश्चन लगे कि हाँ प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं पिछले 6 महीनों में, तो सेशन को लाइक शेयर और चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, ठीक है। चलो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या होता है, यानी यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या होता है। कंडक्टेंस यानी प्रवाहकता बोलते हैं, जिसको चालकत्व भी बोलते हैं, ठीक है। तुमको पता है इसको जो हमेशा दिखाते हैं, इसको हमेशा कंडक्टेंस को हम कैपिटल G से दिखाते हैं, जो कि उल्टा होता है किसका, R का होता है, ठीक है। दिखाते किससे, कैपिटल D से दिखाते हैं, सही है। कैपिटल G से दिखाते हैं। और इसमें देखें तो इसकी जो G होती है इसकी इकाई क्या होती है। अगर R है और R का जैसे उल्टा है तो R की इकाई क्या होती है, ओम होती है। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी इकाई हो जाएगी महो, जो कि उल्टा ओम का सिंबल बनता है, ठीक है। ये हमारी कैपेसिटेंस है, ये हमारी चार्ज है, कूलम से दिखाते हैं। ये मेरा रेसिस्टेंस है और ये वाली जो है ये हमारी कंडक्टेंस की इकाई है, ठीक है, महो, या जिसको साइमेंस भी कहते हैं, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, यानी धारिता की इकाई क्या होती है। तो कल हम बोले थे कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जब जब फैराड वाला क्वेश्चन था। तो इसको जो हमेशा दिखाते हैं, हमेशा फैराड में दिखाते हैं, किसमें, फैराड में दिखाते हैं। और फिर इसकी वैल्यू हमेशा मिली, माइक्रो, नैनो फैराड में होती है, या फैराड में होगा मैक्सिमम होगा, तो किलो, मेगा इन सब में नहीं होती, ठीक है। चलो तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, फैराड हो जाएगी। और ये जो ओम है हमारा, ओम किसकी इकाई है, तो रेसिस्टेंस की है। हेनरी इंडक्टेंस की है। एम्पियर करंट की है, धारा की है, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड इन, यानी वितरण ट्रांसफार्मर की माध्यमिक घुमाव किस विन्यास की होती है। सेकेंडरी वाइंडिंग की बात की आप डिस्ट्रीब्यूशन, तो सेकेंडरी वाइंडिंग हमेशा किस में होती है, स्टार में होती है। किस में होती है, ये ट्रांसफार्मर की नहीं बात किया, ये केवल सेकेंडरी की बात किया है। सेकेंडरी हमेशा स्टार में होती है, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जब करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जब आता है तो हमको लाइट फैन सर्किट और पावर सर्किट दोनों को लेकर चलना होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक ऐसे निकालते हैं और एक न्यूट्रल भी निकालते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल किस में निकल सकता है, हमेशा, क्योंकि हमको न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ेगी सिंगल फेज चलाने के लिए, तो ये हमेशा स्टार में ही पॉसिबल है। तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की, वो हमेशा स्टार में होती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी की बात करें तो लगभग 50%, यानी हाफ लोड पे बोले तो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है, सही है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर का गुण क्या है, यानी क्या होना चाहिए एक्चुअली। जो हमारी चालक है, चालक का गुण क्या होना चाहिए, ठीक है, चालक का गुण क्या होना चाहिए। तो तुमको पता है क्योंकि कोई चालक है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बहुत आसानी से होना चाहिए। उसके विरोध करने वाला प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी G कितनी होनी चाहिए सर, अनंत होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, सही है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है उसका क्या होना चाहिए, 0 के करीब प्रतिरोध होना चाहिए, ठीक है। देखो आदर्श की बात नहीं किया है, यानी पॉसिबल तो नहीं है 0 करना, क्योंकि आदर्श चालक नहीं बोला है, मगर ये कह सकते हैं कि 0 के करीब रहे तो और अच्छी बात है, क्योंकि उसमें चालक से हम हमेशा क्या चाहेंगे कि धारा प्रवाह हो, ठीक है। तो धारा जब अधिक प्रवाह करना चाहेंगे तो प्रतिरोध का मान 0 करना चाहेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये क्या है एक्चुअली? क्वेश्चन नंबर 25 ये पूछता है, देखो ये रेसिस्टेंस पूछा है, यानी सिंपली ये फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टेंस, यानी इसको सिंपल भाषा में कहें तो इसको बोलते हैं लॉज ऑफ रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध का नियम। ठीक है, तो लॉज ऑफ रेसिस्टेंस इसको बोलते हैं, और लॉज ऑफ रेसिस्टेंस बोलते हैं तो हमेशा क्या होता है? R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। एल क्या है? मेरी लंबाई है। ओ क्या है? चालक का परिच्छेद काट है। और ये क्या है? प्रतिरोधकता, यानी वह मटेरियल, यानी वो प्रतिरोध किस चीज़ से, वो चालक जो जिसका प्रतिरोध हम निकाल रहे हैं वो किस चीज़ से बना है? सिल्वर है, कॉपर है, क्या है उससे। इसकी इकाई की बात करें, अगर इसकी इकाई की बात करें तो इसकी इकाई जो होती है वो क्या होती है? हमेशा ओम मीटर होती है। ठीक है, तो इसका फार्मूले की बात करें तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा? तो फार्मूला सर मेरा हो जाएगा रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। सही है, इसको याद रखना है। 25 क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या पूछा है कि यदि 3 प्रतिरोध 4, 6, 12 ओम के समानांतर में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? अच्छा, ये तो देखो कन्फर्म है कि जो मान आएगा तुल्यांक प्रतिरोध वो हमेशा 4 से भी क्या होगा? कम ही होगा, क्योंकि समानांतर में कम वाले से भी कम होता है। ठीक है, तो 4 तो होगा नहीं, पहले काट देते हैं। 3, 2, 1 में से देखते हैं क्या होता है। अच्छा, इसको जोड़ने का तरीका क्या होता है? तो इसको जोड़ने का तरीका सिंपल यही होता है 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमको पता है कि 1 करने पे 1/4, 1/6, 1 प्लस 1/12 करने पे एलसीएम 12 हो जाएगा। ऊपर जोड़ेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको उल्टा करेंगे क्योंकि ये ये हमारा 1/R तुल्यांक निकल के आया है। ठीक है, जब इसको उल्टा करेंगे तो हमारा हो क्या जाएगा? तो हमारा हो जाएगा 12/6, जो कि हमारा कितना निकल के आएगा? 2 ओम निकल के चलाएगा। तो इसका सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा मेरा 2 ओम। सही है, 2 ओम इसका सही आंसर हो जाएगा। सही है, चलो याद रखना, ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये सब पूछे गए हैं पिछले 6 महीनों में, और ये इसरो का पेपर है तुम्हारे। सही है, तो सेशन को लाइक, शेयर, और चैनल पर पहली बार हो गए बाबू तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि 2 बल्ब 75 वाट 230 वोल्ट 125 वाट 230 वोल्ट के समानांतर में जुड़े गए हैं और उनका पावर फैक्टर 0.8 है। तो यदि वे लगातार 8 घंटे प्रतिदिन 1 महीने तक चमकते हैं तो ऊर्जा खपत क्या होगी? सही है, ऊर्जा खपत ही बोला है, कोई दिक्कत नहीं। हमको पता है कि ऊर्जा खपत कैसे निकलता है? वाट आवर से निकलता है। सही है ना, यानी किस में निकालना है? यूनिट यानी किलो वाट आवर से निकालना है। तो वाट दिया है, एक का 75 है, दो बल्ब हैं, एक 75 है, एक 25 है। सही है, इसको जोड़ देते हैं टोटल, तो कितने टोटल वाट हो गए? यानी 200 वाट की लाइट है। सही है, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। क्या है सर? 200 वाट की लाइट है, यानी दोनों बल्ब मिला के 200 वाट है। सही है, कितने घंटे तक चलते हैं? सर 8 घंटे प्रतिदिन चलते हैं। तो इसको निकालना चाहे 200 गुणे 8 तो कितना हो जाएगा? सर मेरा ये हो गया 1600 वाट हो गए। कितने हो गए? 1600 वाट हो गए। ठीक है, 8 दूनी 16 हो गया और ये 1600 वाट हो गए। अच्छा, अगला क्या बोला कि प्रतिदिन 8 घंटे चमकते हैं तो एक महीने यानी 30, इसको अगर 30 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो मेरा 16 तियाँ कितना हो जाएगा? 16 तियाँ 48 हो जाएगा। 48 1 2 3 क्या वाट आवर आ रहा है। ठीक है, मगर हमको निकालना किस में? किलो वाट आवर में। तो किलो वाट आवर में निकालना है तो मेरा कितना हो जाएगा? जो ये मेरा 48,000 था बटे 1000 से भाग देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा? 48 किलो वाट आवर, या फिर इसको बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं? इसको 48 यूनिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो अप्रॉक्स में है, यानी लगभग कौन सा हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बहुत लोग कहेंगे सर जी ये 0.8 का क्या मतलब है? तो 0.8 का हमसे क्या मतलब है? जब ये वाट में दे दिया है तो हमको तो किलो वाट आवर ही निकालना है ना, तो उससे क्या मतलब है हमको? ठीक है,
ये समझ में आ गया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। देखो ये क्वेश्चन हम कल कराए थे कि 1 किलो कैलोरी बराबर कितने मिली जूल होते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होता है, वो 1 किलो कैलोरी पूछा है तो 1 किलो कैलोरी बराबर होते हैं 4184। ठीक है, सही है। या कहीं कहीं इसको क्या लिख देते हैं, 4.2 भी लिख देते हैं, 4.2 क्या लिख देते हैं, 4.2 लिख देते हैं कहीं कहीं। तो इसको याद रखना, 4.2 भी कहीं कहीं इसको लिखा मिलेगा, 4.2 किलो जूल। ठीक है, ये जूल में इसलिए इतना है, जब किलो में करेंगे तो 1000 से भाग दे देते हैं। सही है। चलो अगला क्वेश्चन कि डेल्टा कनेक्शन सर्किट में फेज वोल्टेज किसके बराबर होता है। देखो अगर डेल्टा की बात करें, डेल्टा में, तो डेल्टा में जो हमारी होती है VL बराबर √3 VPH होती है। ठीक है, और IL बराबर, सॉरी डेल्टा की बात हो रही है ना, डेल्टा में VL बराबर VPH होता है। ठीक है, और IL बराबर √3 IPH होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या पूछा है, वोल्टेज पूछा है, तो जो फेज वोल्टेज होती है वो किसके बराबर होती है, लाइन वोल्टेज के बराबर होगी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा लाइन वोल्टेज। ठीक है, चलो, और ये स्टार में होता तो VPH बराबर V लाइन बटे √3 करना पड़ता, तो ये स्टार के लिए हो जाता, ये A स्टार के लिए हो जाता, वाई कनेक्शन के लिए। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेटर में विद्युत प्रवाह की दिशा किससे परिभाषित की जाती है। अच्छा, विद्युत प्रवाह की दिशा है तो सबको पता है कि जनरेटर में क्या लगता है, तो जनरेटर में सर मेरा लगता है राइट हैंड रूल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जनरेटर का राइट हैंड रूल हो जाएगा। ठीक है, और ये मोटर में पूछता तो मोटर में क्या मारते हैं, फिर मोटर में मारते हैं बाएं हाथ का नियम यानी लेफ्ट हैंड रूल, मगर जनरेटर से राइट हैंड रूल। इसमें राइट हैंड रूल में जो थंब होता है फोर्स की दिशा, इंडेक्स फिंगर जो होती है तर्जनी उंगली वो चुंबकीय क्षेत्र, और जो मध्यिका होती है वो हमारे EMF उत्पन्न की दिशा दर्शाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, केबल में मैकेनिकल चोट से सुरक्षित करने में इनमें से कौन सा उपयोग किया जाता है। तो याद रखना, यांत्रिक सुरक्षा के लिए हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, आर्मोरिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, स्टील की टेप या फिर वायर मिलाकर उस पर जालीनुमा आकार बनाते हैं, जिससे उस पर कोई चोट वोट लगे, आघात लगे यांत्रिक, तो उसको क्षति न पहुँचे केबल को। ठीक है, ये किसके ऊपर होता है, तो ये हमेशा बेडिंग के ऊपर लगाई जाती है। किसके, ये बेडिंग के ऊपर रहती है आर्मोरिंग, और सर्विंग के नीचे होती है। ठीक है, कभी कभी पूछता है आर्मोरिंग किसके ऊपर होती है, तो बेडिंग की, और किसके नीचे होती है, तो सर्विंग की। इसको याद रखना। ठीक है, ये पूछा जाता है। सिम्बस कंडक्टर फिर रहेगा, फिर इंसुलेटर रहता है, उसके ऊपर मेटेलिक शीट, उसके ऊपर बेडिंग, उसके ऊपर आर्मोरिंग, और सबसे ऊपर सर्विंग। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सिस्टम का आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो इनमें से कौन सा ऐसा सिस्टम जिसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो सर ये जो हमारा है सिंगल फेज 4 वायर नहीं प्रयोग किया जाता है। क्यों, कि मान लो चाहे सिंगल फेज लेके जा रहे हो आर, तो उसके साथ एक न्यूट्रल रख सकते हो, एक अर्थिंग रख सकते हो, उसके अलावा और कौन सा तार रखोगे, तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए सिंगल फेज 4 वायर पॉसिबल नहीं है। एक अर्थ ले लिए, एक न्यूट्रल, एक फेज, क्योंकि तुम एक सिंगल फेज बोल चुके हो, तो 3 ही तारों में चौथा तार कौन सा है तुम्हारे पास। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी कभी भी फॉलो नहीं होता है। ठीक है बाबू, सेशन को लाइक शेयर, और चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ट्रांसमिशन इंसुलेटर जो होता है वो किसके बने होते हैं। तो सर जितने भी ट्रांसमिशन इंसुलेटर होते हैं पोर्सलिन के बने होते हैं, पर पोर्सलिन पहले होता था, अब किसका उपयोग करने लगे, ग्लास। पोर्सलिन मिलके बने किसके होते हैं, तो सर ये बने होते हैं फेल्ड्सफर, काउलिन और क्वार्ट्ज। ठीक है, 3 चीज़ें मिलकर बनी होती हैं, फेल्ड्सफर, काउलिन और क्वार्ट्ज से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। पूछा है कि 4 पोल डीसी मशीन में, 4 पोल डीसी मशीन में क्या होते हैं, यही पूछा है। 4 पोल डीसी मशीन में क्या होते हैं, तो हमको पता है 4 पोल डीसी मशीन में अल्टरनेट पोल जो होते हैं नॉर्थ साउथ होते हैं। यानी अगर एक तरीके से ऐसे बन गया तो एक नॉर्थ साउथ
नॉर्थ साउथ, यानी एक पहला नॉर्थ होगा तो दूसरा साउथ, फिर नॉर्थ होगा तो दूसरा साउथ होगा, इस तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा इसका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो सर इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर में आर्मेचर से बाहरी परिपथ को विद्युत प्रवाह किसके माध्यम से की जाती है। अच्छा, हमको पता है आर्मेचर से बाहरी परिपथ को किसके द्वारा किया जाता है, तो सर एक हमारा क्या होता है कम्यूटेटर, जो कि किसकी बनी होती है, हार्ड ड्रॉन कॉपर की बनी होती है। ठीक है, हार्ड ड्रॉन कॉपर की बनी होती है। ठीक है, तो उसी की सहायता से हम क्या लेते हैं, बाहर लेते हैं। ठीक है ना, इसको याद रखना, हार्ड ड्रॉन कॉपर की। अगला क्वेश्चन, ये कौन सा मटेरियल यूज़ होता है कम्यूटेटर ब्रश में जनरली, तो हमको पता है कि जो ब्रश यूज़ होता है हमेशा मेनली क्या प्रयोग करते हैं हम लोग, कार्बन का यूज़ करते हैं। कौन सा यूज़ करते हैं, कार्बन का। लो रेटिंग के लिए, अगर हाई रेटिंग चाहिए तो फिर उसके लिए किसका प्रयोग करने लगते हैं, फिर हम लोग कॉपर का प्रयोग करने लगते हैं। ठीक नहीं, वैसे जनरली कॉपर का कार्बन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, तो एक हॉर्स पावर हमारी जो होती है किसके बराबर होगी, तो सर ये होती है मेरी 746 वाट की होती है। किसके, 746 वाट के बराबर होती है, 746 वाट। ये हमारी किस में है, सर ये मेरी है ब्रिटिश में। अगर मैट्रिक की बात करें तो मैट्रिक में हो जाती है 735.5 हो जाती है। ठीक है, इसको याद रखना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब ये पूछा है कि डीसी सीरीज मोटर में अगर आर्मेचर प्रवाह 50% कम कर दी जाए तो मोटर की टॉर्क कितनी होगी। ठीक है, वही पूछा है। हमको पता है टॉर्क जो होती है 5Ia² है। ठीक है, ये पूछा है कि अगर टॉर्क हम बहने वाली धारा का मान 50% कम कर दें तो टॉर्क कितना कम हो जाएगा। सर टॉर्क तो मेरा 75% कम हो जाएगा। ठीक है, कितना कम हो जाएगा, तो लगभग 75% कम हो जाएगा। यानी तुम हल्का सा धारा कम करोगे तो हम पूरा धारा कम कर देंगे, तो लगभग कितने हो जाते हैं, तो लगभग मेरा हो जाएगा 75%। सही है, इसको याद रखना है। याद रखना टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5Ia²। और डीसी सीरीज मोटर का उसी जगह प्रयोग करते हैं जहाँ पे हमको हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है, जैसे क्रेन, लिफ्ट, होइस्ट, रेलवे, ट्रैक्शन, ट्रामवे, इन सब जगहों पे। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, अगर 3 फेज है तो ये 60 है, तो 60 यहाँ कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना हमेशा कितनी हो जाएगी, 3 फेज के लिए 3 × F कर देते हैं तो 180 हर्ट्ज हो जाएगी। सही है ना, चलो लास्ट है। और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड लगते हैं, तो 4 डायोड लगते हैं। सेंटर टैप में 2 डायोड लगते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 डायोड लगते हैं। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला, पूरी तरीके से चार्ज लेड एसिड बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। ठीक है, तो अगर वो पूरी तरीके से चार्ज बैटरी है तो उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.25 होती है, और थोड़ा सा चार्ज है तो 1.2 के समथिंग रहती है। ठीक है, और जो एकदम कम हो जाती है तो 1.8 के समथिंग हो जाती है। ठीक है, इसको याद रखना, इतनी चीज़ है। और तो याद रखना स्पेसिफिक ग्रेविटी ही है जो सबसे इम्पोर्टेंट है बताने के लिए कि बैटरी चार्ज है कि नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.25। ठीक है, चलो बाबू ये सेशन यहीं पे ऑफ करते हैं। बट बाबू चैनल पे पहली बार आओगे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और लगेगा कि ये देखो ये तो क्वेश्चन पूछा गया है तुम्हारे इसरो में। ठीक है, और ये पिछले 6 महीने के अंदर जितने भी पेपर हैं उनमें भी ये सब क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे गए हैं। ठीक है, तो सेशन पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। खासकर एलपी वाले, एलपी टेक्नीशियन वाले, इसी लेवल के क्वेश्चन तुम लोग को आएंगे। 20 पिछले थोड़ा अपर लेवल देगा, मगर एलपी वालों में इसी टाइप के क्वेश्चन अधिक रहेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।